नमस्कार दर्शकों, महिला जगत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। महिलाएं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर कार्य में दक्ष होती हैं। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये भी है कि उनके घर की अर्थव्यवस्था को संभालना, क्योंकि उस पर उनका और उनके पूरे परिवार का भविष्य निर्भर करता है। तो चलिए, हमारे आज के अंक में हम बात करेंगे इसी अर्थव्यवस्था को सुनियोजित ढंग से चलाने के बारे में, ताकि छोटी बचत से आत्मनिर्भरता की ओर हम आसानी से बढ़ सकें। तो इसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक बहुत ही अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट रूपेश अग्रवाल जी को। रूपेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हमारे दर्शक आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम रूपेश अग्रवाल है। मैं सीए की प्रैक्टिस करता हूँ रायपुर में, और इस फील्ड में मुझे 10 वर्ष हो चुके हैं। जी, तो जैसा कि वित्त प्रबंधन के बारे में हम बात करेंगे, तो क्या वित्त प्रबंधन का उपयोग हम अपने घर के बजट में भी कर सकते हैं? जी ज़रूर। वित्त प्रबंधन का उपयोग तो दुनिया के हर क्षेत्र में हो सकता है। जी। फिर वो चाहे देश चलाने की बात हो, या व्यापार चलाने की बात हो, या फिर घर चलाने की बात हो। जी। वित्त प्रबंधन में मूलतः मैं यही कहूँगा कि हर गृहिणी को, हर महिला को, या घर के जो भी सीनियर मेंबर हैं, उनको एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए। अच्छा। और उस डायरी में उनको लिखना चाहिए कि उनके महीने भर की कितनी आमदनी है। अच्छा। परिवार की पूरी कितनी आमदनी है, और उसमें महीने भर के कितने खर्चे हैं। जी। घर के छोटे मोटे खर्चे, बच्चों की स्कूल फीस, राशन, हर तरह के खर्चे उसमें लिखना चाहिए। जी। और ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारी जो आमदनी है और जो हमारे खर्चे हैं, उसमें दुगुना का फर्क हो। अच्छा। आमदनी हमारी दुगनी हो खर्चों की तुलना में, या कहा जाए कि आमदनी की तुलना में खर्चे हमारे आधे होने चाहिए। जी बिल्कुल। तो हम अपने मासिक खर्चों को कम कैसे कर सकते हैं? मासिक खर्चों को कम करना, देखिए, आधुनिकता का समय है। जी बिल्कुल। और आधुनिकता के दौर में खर्चे कम करना बहुत ही मुश्किल है। जी। कठोर कदम है। जी बिल्कुल। और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये असंभव है, क्योंकि कोई भी कठोर कदम लेना ज़रूरी होता है। अगर हमको सफलता चाहिए तो हमको कुर्बानी देनी पड़ती है। जी। और इसी संदर्भ में सरकार के बहुत सारे योजनाएं भी चल रही हैं। अच्छा। जी जी जी। जैसे उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना में सरकार जो है मुफ्त गैस सिलेंडर बांट रही है। हाँ, जी जी जी। उसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना है। जी। उसमें गरीब परिवार को मकान बना के देती है सरकार। जी जी। उसके अलावा NRLM के तहत भी सरकार अच्छा। फंड देती है। और मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना है। अच्छा। उसमें कुपोषित बच्चों को मुफ्त में जांच और मुफ्त में इलाज दिए जाते हैं। अच्छा। जी। फिर मुख्यमंत्री की तरफ से एक योजना है, उसका नाम है कन्या, जो सामूहिक विवाह होता है, कन्या विवाह योजना। विवाह योजना। अच्छा अच्छा। कन्या विवाह योजना होता है, उसमें गरीब कन्याओं का शादी का सामूहिक विवाह होता है। इसमें शादी के खर्चे पूरे सरकार वहन करती है। अच्छा। तो उसमें उनको दहेज का सामान भी देती है साथ में। जी जी। इसके अलावा नोनी सुरक्षा योजना होता है। अच्छा। उसमें पहली और दूसरी संतान जो होती है जी, वो अगर कन्या है तो उसको 5 साल तक 5,000 रुपये उसके नाम से सरकार जमा करती है। अच्छा। और जब वो 12वीं पास हो जाती है तब उस पूरे पैसे को LIC के रूप में उसे दिया जाता है। अरे वाह, चलिए। और इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र चलते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को मुफ्त में शिक्षा भी दी जाती है और साथ में खाना भी दिया जाता है। अच्छा। तो इस तरीके से आप अपने खर्चों को मैनेज कर सकते हैं। जी। और कोशिश करिए कि आपके जो खर्चे हैं वो आपकी आमदनी के आधे रहें। जी। और जो बचे हुए आधे आमदनी है आपकी जी, उसको भी 3 हिस्सा कर लें। अच्छा। 3 हिस्सा मतलब 20% लगभग उसका आप अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इन्वेस्ट करें, निवेश करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और उसके अलावा जो बचा हुआ 20% है उसको आप इमरजेंसी फंड बनाएं। जी। जैसे कुछ आकस्मिक खर्चा आ गया, आपका बीमारी हो गई, एक्सीडेंट हो गया जी, कुछ नुकसान हो गया घर में, तो उसके लिए आप उसको बचा के रखें जी। और जो 10% बचा है उसको आप एक गुल्लक बना लें। अच्छा।
जैसे कुछ खर्चे होते हैं जो वर्ष में एक बार होते हैं, वार्षिक खर्चे होते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। त्योहार की खरीदारी हो गई है, जी। घर की रंग रोगन होता है, फर्नीचर खरीदना होता है। जी। तो जब भी जैसे अब अक्सर सुने होंगे कि दिवाली आई तो दिवाला हो गया लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो स्थिति से बचने के लिए आपको पहले से गुल्लक बनाना चाहिए, उसमें हर महीने आप अपनी आमदनी का 10% डाल दें। अच्छा। ताकि जो वार्षिक खर्चे हैं वो मैनेज हो सकें। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि अब जैसे गृहिणियाँ अगर घर में रह के कुछ करना चाहती हैं, कुछ आमदनी करना चाहती हैं, तो कैसे करें? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आत्मनिर्भर बनना केवल पुरुष का या फिर घर के मुखिया का जिम्मेदारी नहीं है जी। घर के एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती आत्मनिर्भर बनना, परिवार की संयुक्त जिम्मेदारी है ये जी। तो बहुत ज़रूरी है कि घर की महिलाएं भी इसमें हाथ बटाएं। हाँ, आजकल तो हो गया है। हाँ, तो गृहिणियों को बहुत सारे मौके हैं यहाँ पे, घर में बैठ के भी आमदनी कर सकती है। जैसे वो अपने जो खर्च होते हैं, घर खर्च बचाने के लिए कुछ औरतें घर में अचार, पापड़, बड़ी ये सब बनाती हैं। जी, जी, तो हाँ। इन्हीं को थोड़ा सा और अधिक मात्रा में बना करके अच्छा। इसको वो विक्रय कर सकती हैं। अच्छा जी। और इसके अलावा जैसे वो ट्यूशन पढ़ा सकती हैं। हाँ, और कोचिंग क्लास पढ़ा सकती हैं। जी 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 बिल्कुल। और बहुत कुछ है जो घर में अच्छा। भी औरतें कर सकती हैं। जी जी जी। अच्छा, जैसे ये लघु और कुटीर उद्योग रहते हैं, तो जी। उनके लिए इनका पहला कदम क्या रहता है गृहिणी हाँ का? बिल्कुल, आपने अच्छा कहा। लघु कुटीर उद्योग में घर में महिलाएं जैसे झाड़ू बनता है, सूपा बनता है। हाँ, जी। और हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें बनती हैं। हाँ, और खासकर छत्तीसगढ़ में तो बांस में नक्काशी का कार्य जो है ना वो बहुत फेमस है। जी जी बिल्कुल। तो ये लघु कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी समर्पित है। अच्छा। इसके लिए सरकार के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं हैं। अच्छा। खास तौर पे VTP होता है, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। अच्छा। VTP के तहत सरकार जो है इनको ट्रेनिंग देती है। अच्छा। और इसके अलावा उनको NRLM के तहत, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके तहत उनको स्व सहायता समूह बनाना होता है। अच्छा। और उनको सरकार लोन भी देती है। अच्छा। व्यापार चालू करने के लिए। ओके। और इसके अलावा उनको कच्चा माल भी कई जगह कई कार्यक्रम में कच्चा माल भी देती है, जैसे कोकून वगैरह है। जी जी जी। तो ये सुविधाएं सरकार दे रही है इनको। अच्छा, तो जैसे आपने लोन की बात की, तो ये लोन लेने के वक्त मतलब किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? हाँ ये बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि अक्सर लोग लोन लेने से पहले बहुत से सवाल उनके दिमाग में होते हैं। हाँ। तो लोन लेते समय आपको कुछ बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि आप कौन सी संस्था से लोन ले रहे हैं। जी जी जी। संस्था निजी संस्था है, सरकारी संस्था है, कि आप साहूकार से लोन ले रहे हैं। जी। इसके अलावा लोन का सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है, मतलब कि आप कुछ गिरवी रख रहे हैं या गिरवी नहीं रख रहे हैं। कुछ सरकारी योजनाएं होती हैं जिसमें आपको गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके। और आमतौर पे गिरवी रख के लोन लिया जाता है। जी जी बिल्कुल। और इसके अलावा उसका टर्म क्या है, मतलब कितने साल के लिए आपने लोन लिया है। हाँ। जितने अधिक समय के लिए आप लोन लेंगे आपकी किस्त उतनी कम आएगी। जी बिल्कुल। जितने कम समय के लिए लोन लेंगे तो किस्त उतनी ज़्यादा आएगी। जी। इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर। हाँ। ब्याज दर कितना है। बिल्कुल। और ब्याज दर में बैंक में आप बोल भी सकते हैं कि अब मेरा ब्याज दर कम करिए। हाँ, होता है, आपके क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से ब्याज दर भी चेंज होता है। अच्छा, ऐसा है क्या? आप ब्याज दर पता कर लीजिए कि कौन से बैंक में कितना है। बैंक टू बैंक वो चेंज भी होता है। अच्छा। और इसके अलावा जो ब्याज दर होता है उसमें कॉन्सेप्ट है, आमतौर पर लोग समझते नहीं है, रिड्यूसिंग ऑफ फ्लैट। अच्छा। हाँ, ये हाँ, रिड्यूसिंग में क्या होता है कि आप हर महीने किस्त पटाते हैं, जो बचा हुआ पैसा था इसमें आपको ब्याज देना पड़ता है जी। और फ्लैट रेट में क्या होता है कि जो आपका मूलधन होता है, आप कितना भी उसमें पैसा पटा दें आपको मूलधन पे ही ब्याज देना होता है जी। जैसे अगर किसी लोन में ब्याज दर 6% है जी, तो वो फ्लैट में है तो रिड्यूसिंग में वो करीब 12 होगा। तो इसका 12 उसका 6 बराबर पड़ता है। ऐसा है हाँ। क्या? अच्छा। और इसके अलावा उसमें आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि आपका इंश्योरेंस चार्जेस हैं क्या। जी जी। इंश्योरेंस चार्जेस हैं तो उसकी आप पॉलिसी के पेपर ले लीजिए। कुछ प्रोसेसिंग फीस है क्या। अच्छा, तो उसके हाँ, और इसके अलावा आपको लोन में फोरक्लोजर चार्जेस वगैरह होते हैं क्या। फोरक्लोजर चार्जेस मतलब कि अगर आप समय से पहले बैंक में लोन को बंद कर देते हैं पूरा, तो उसमें कोई चार्जेस तो नहीं है। अच्छा, मतलब आप पैसे जल्दी दे रहे हैं तो भी आपको नुकसान हो जाता है कई बार। अच्छा। और उसके अलावा जैसे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होता है एक, इसमें क्या होता है कि आपको बैंक में बोलना होता है कि जो मेरा सेविंग अकाउंट है उसमें से हर महीने ऑटोमेटिक पैसे आप ECS कर के माध्यम से ब्याज में काट दीजिए। अच्छा।
शुरुआती समय में अक्सर लोगों का ये समस्या होती है कि हमारे बैंक में पैसे थे, लेकिन हमारा किस्त नहीं कटा, हमको पेनल्टी लग गई। ये सब समस्या से बचना है तो आप बैंक में बोल दीजिए कि आप हमारा अकाउंट में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा दीजिए। अच्छा, तो वो ऑटोमेटिक वो पैसे कटेंगे। पैसे आपको मेंटेन करना है अकाउंट में, ऑटोमेटिक कटेंगे। अच्छा, और भी कुछ बातें हैं, जैसे कि आप एक सावधानी रखनी है आपको कि पैसे किसी के हाथ में ना दें। हाँ, जैसे कई बार बैंक से आदमी आपका परिचय है, निजी संबंध है, तो वो घर के आसपास आता है तो आप उसको पैसे दे दें कैश में। अच्छा, पर तरफ कैश पहुंचे नहीं बैंक तक। अच्छा, जी, तो बैंक में ही आप काउंटर में जाकर के ही पैसे दें और उसकी रसीद ज़रूर लें, रसीद को चेक भी कर लें। अच्छा, और सबसे आखिरी में, जैसे आपने बैंक में लोन को बंद कर दिया या आपकी आखिरी किस्त पटा दिया आपने, तो बैंक से एनओसी के कागज़ ले लेना चाहिए आपको। अच्छा, एनओसी के कागज़ आपके जीवन भर काम आएगा कि कभी भी अगर कोई दावा करता है कि आपका लोन का वो पैसा बाकी है तो उसका भी कागज़ दिखा सकते हैं। अच्छा, ये लोन लेने में सरकार का क्या योगदान रहता है? जी हाँ, बिल्कुल। आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार भी काफ़ी योजनाएं निकाल रही हैं। हाँ, सरकार की कई योजनाएं हैं। एक तो NRLM मैंने बताया आपको, NRLM के तहत सरकार स्व सहायता समूह को लोन देती है। उसके अलावा मुद्रा लोन है। हाँ। फिर मुद्रा लोन के अलावा आपका मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है। हाँ, कुछ और अच्छा। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत भी लोन मिलता है। अच्छा, और भी कुछ स्कीम्स हैं। और गवर्नमेंट की कई सारी बोर्ड बनी हुई है, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, हैंडलूम बोर्ड, अच्छा, रेशम विभाग, तो खादी ग्राम उद्योग, तो इनके भी बहुत सारी स्कीम चलती हैं। अच्छा, तो इसके लिए भी आपको इन बोर्ड में जाकर के संपर्क करना चाहिए जी। उससे आपको कई जानकारियाँ मिलेंगी कि जैसे एग्रीकल्चर में चलता है, जी, उसमें NHB में चलता है, हॉर्टिकल्चर बोर्ड में। अच्छा, तो काफ़ी सब्सिडाइज्ड स्कीम में आपको लोन मिल जाता है। एक बार हमारे दर्शकों को ना सब्सिडी क्या होती है उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी दीजिए। सब्सिडी में क्या होता है कि सरकार चाहती है कि किसी क्षेत्र में किसी चीज़ का विकास हो, जैसे खेती बाड़ी का है या फिशरीज का है या आपका हस्तकला है, सॉरी हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम है, तो सरकार वहाँ पे कम ब्याज दर में या कहा जाए कि लगभग बिना ब्याज के लोन देती है। अच्छा, और सब्सिडी भी दो तरह की होती है जी। एक होती है कैपिटल सब्सिडी और एक होती है इंटरेस्ट सब्सिडी। ओके। कैपिटल सब्सिडी में जैसे आपने 100 रुपये का लोन लिया जी, और आप उसकी किस्त दे रहे हैं हर साल, तो आखिरी में कैपिटल सब्सिडी के रूप में आपको आपका लोन मूलधन माफ़ कर देती है गवर्नमेंट। अच्छा, मतलब वो गवर्नमेंट पे करती है बैंक को। ओके। और इंटरेस्ट सब्सिडी में ये होता है कि आपको जो हर महीने ब्याज लग रहा है वो ब्याज दर कम हो जाता है। अच्छा, ब्याज दर कम हो जाता है उसमें, तो वो हो गया इंटरेस्ट सब्सिडी जी। और मूलधन अगर आपका माफ़ हो गया तो हो गई कैपिटल सब्सिडी। अच्छा, इसके अलावा भी एक सरकार की तरफ से एक सहायता होती है। कई बार सरकार जो है वो आपकी गारंटी लेती है। अच्छा, किस्त माफ़ नहीं करेगी, ब्याज भी कम नहीं होगा, लेकिन अगर आपको कुछ गिरवी नहीं रखना है तो उस केस में सरकार की गारंटी ले लेती है। अच्छा, सरकारी हमारी गारंटी ले लेती है जी। अच्छा, जैसे कि अभी अपन ये लघु और कुटीर उद्योग की बात कर रहे थे, तो उसके जो उत्पाद के विक्रय के लिए मतलब उनमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? जी बिल्कुल। अब महिलाओं, ग्रामीण महिलाएं खासकर जी, ग्रामीण महिलाएं अगर कुछ उत्पाद का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, हाँ, निर्माण कर रही है जी बिल्कुल, तो उसके लिए उनको बाजार भी वैसा मिलना चाहिए। हाँ, एक्चुअली मार्केट बना के रख लेने से तो आमदनी होगी नहीं होगा, सही बात। तो उनको सबसे पहले ये देखना है कि उसमें सेल्फ लाइफ क्या होती है। सेल्फ लाइफ मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को अलमारी में, शोकेस में या शोरूम में या गोदाम में कितने समय तक रख सकते हैं। अच्छा, सेल्फ लाइफ मतलब कि कोई चीज़ कितने दिन में ख़राब हो जाएगी। अच्छा, हाँ, स्टोरेज, खाने पीने की चीज़ है वो जल्दी ख़राब होती है। प्लास्टिक की चीज़ें हैं उसकी सेल्फ लाइफ तो बहुत लंबी होती है जी। तो सेल्फ लाइफ के आधार पे आप ये डिसाइड करते हैं कि आप उसको कितनी दूर तक भेज सकते हैं। अच्छा, ओके। और उसका रेट भी उसी हिसाब से तय होता है। जैसे दूध है, दूध को आपको 1-2 दिन में कंज्यूम करना होता है, ब्रेड है 3 दिन में कंज्यूम करना होता है। उसके अलावा आपका जो उत्पाद है उसकी सबसे ज़्यादा उपयोगिता कहाँ पर है। अच्छा, हाँ। जैसे अगर आप स्वेटर बना रहे हैं तो उसकी उपयोगिता इधर नहीं है जी, नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में है। जी जी जी। और उसके अलावा जो बाज़ार में जो
उचित मूल्य जो चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। आप हाँ। किसी एक व्यक्ति को सप्लाई कर रहे हैं, किसी एक दुकानदार को सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपको बाजार के मूल्य का पता ही नहीं है। हाँ, वो तो आपको बाजार का मूल्य पता होना चाहिए जी। इसके अलावा अलग अलग बाज़ार को आपको टटोलना चाहिए। जैसे आप यहाँ रायपुर में बैठे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली में क्या रेट है, बम्बई में क्या रेट है चीज़ों का। उसके अलावा जो निर्यातक होते हैं, एक्सपोर्ट जिसको बोलते हैं, एक्सपोर्ट करने वालों लोगों से भी संपर्क करना चाहिए कि आपके यहाँ की चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट हो रही हैं। जी बिल्कुल। मैं लोगों को बता दूं कि बस्तर की चीज़ें बहुत ज़्यादा निर्यात हो रही हैं। अच्छा, ऐसा बस्तर का जो हैंडीक्राफ्ट है बहुत ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा उसका निर्यात हो रहा है। अच्छा। हाँ, और मुझे लगता नहीं कि लोगों को बहुत ज़्यादा मालूम होगा। जी। जो बना रहा है अपने हाथों से, कारीगरी कर रहा है, उसको खुद को नहीं पता होगा कि ये यूरोप जाने वाला है। बिल्कुल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो निर्यात हो रहा है, तो आपको उसका रेट भी मालूम होना चाहिए, दर उसका मालूम होना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा जैसे राज्योत्सव होता है, राज्योत्सव है, एग्जीबिशन होते हैं, तो इसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपके अपने उत्पाद को लेकर वहाँ जाना चाहिए। तो रुपेश जी, अभी आगे भी आपसे बातें होंगी, अभी लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आज हम अपने कार्यक्रम में बात कर रहे हैं छोटी बचत से आत्मनिर्भरता की ओर, तो चलिए रुपेश जी से आगे भी बातें करते हैं। तो रुपेश जी, जैसा अभी अपन बात कर रहे थे निर्यात के बारे में, तो थोड़ा सा उसके बारे में और हमारे दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताइए। निर्यात जो चीज़ें होती हैं जी, उनका मूल्य जो होता है वो निर्यात के जो बाज़ार होता है वहाँ ज़्यादा होता है जी जी इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक मार्केट। तो जब कोई महिला, कोई गृहिणी अपने जो उत्पाद होती है उसको किसी ऐसे ब्रोकर को या किसी ऐसे व्यापारी को देती है कि विदेशों जो वो तो विदेश तक नहीं पहुंच पाती है जी, वो इंडिया में ही मतलब अपने शहर में किसी को देती हैं, फिर वो 2-3 हाथों से गुजर करके विदेश तक पहुंचता है जी। तो अगर उसको पता होगा कि मेरा प्रोडक्ट जो है, मेरा उत्पाद जो है वो निर्यात होने वाला है जी, तो वो अपना उत्पाद का रेट भी उस तरह से तय कर सकती है जी जी। तो ये बातें उसको ध्यान में रखनी चाहिए जब अपने उत्पाद का दर तय कर रही होती है जी। अच्छा, ये तो हुई अभी गृहिणियों की बात, है ना। अब अगर यदि महिलाएं बाहर निकल कर कुछ करना चाहती हैं तो उनके लिए क्या संभावनाएं हैं? जी, उनके लिए तो आकाश भी कम पड़ जाएगा इतनी संभावनाएं हैं जी जी। तो गृहिणियाँ जो हैं, महिलाएं जो हैं, जब बाहर निकल के कुछ करना चाहती हैं तो उनके लिए सरकार की तरफ से भी कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू होते चलते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो मैंने बताया, वीटीपी में उनको कई तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कुकिंग का है, नर्सिंग का है, कंप्यूटर का है, और इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। टीचिंग में भी आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स के हिसाब से आपको ट्रेनिंग मिलती है, और उस ट्रेनिंग में आपका प्लेसमेंट भी होता है। ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट भी, जो वीटीपी सेंटर्स होते हैं आपके प्लेसमेंट भी कराते हैं। वो गवर्नमेंट के थ्रू ही होता है? गवर्नमेंट मतलब वीटीपी तो प्राइवेट होता है, बट वो ऑथराइज्ड होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा। गवर्नमेंट का उसमें हस्तक्षेप रहता है। अच्छा। और उसके अलावा जैसे आप डिग्री के बेस पे भी कई सारी आप काम कर सकते हैं। बिल्कुल। और उसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्र चला रही बहुत सी महिलाएं आज की डेट में जी। और मितानिन की भी एक जॉब होती है। अच्छा। मितानिन मतलब कि हर गांव में मेडिकल सहायता के लिए, अच्छा, वो गांव में लोकल मितानिन को चुना जाता है, मतलब किसी भी महिला को चुना जाता है, उनको मितानिन बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा। जो कि कुछ भी मेडिकल इमरजेंसी होने के केस में, क्योंकि हर गांव में चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं है जी, तो उनको वहाँ से कुछ महिलाओं को चुन करके ट्रेनिंग दी जाती है कि इमरजेंसी केस में आपको क्या करना है जी। तो मितानिन की ट्रेनिंग होती है, मितानिन को जो सैलरी मिलती है। और उसके अलावा जैसे आपने मैं बताया कि डिग्री के बेस पे आपको अकाउंटेंट की जॉब मिल सकती है। अच्छा। और टीचर की जॉब मिल सकती है। हाँ, फिर आप
एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, हाँ। पीएससी है, रेलवे है, बैंकिंग है, ये सब भी तैयारी कर सकते हैं आप। फिर तो अथाह है। हाँ। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हमारी जो बचत रहती है उसको हम कहाँ कहाँ निवेश कर सकते हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल पूछा आपने, जी। क्योंकि अक्सर बचत को जब निवेश करता है इंसान तब धोखा भी खा जाता है। हाँ, इसीलिए। तो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी स्कीम आती है हाँ। कि 21 दिन में पैसा डबल। हाँ। तो वैसा लालच में बिल्कुल नहीं पड़ना है। अच्छा। आपको संस्था के बारे में पता करके आपको उसके बाद इन्वेस्ट करना है। सबसे अच्छी स्कीम होती है आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें हर महीने आप एक निश्चित अमाउंट को बैंक में जमा करते हैं जी। तो उससे आपकी बचत की जो प्रवृत्ति है वो डेवलप होती है। हाँ, सही। भले ही अमाउंट छोटी हो जी। लेकिन वो हर महीने आपको जब जमा करना होता है ना तो बचत की प्रवृत्ति एक आपके में आती है। जी बिल्कुल। तो आरडी आप करिए। आरडी पोस्ट ऑफिस में भी होती है जी। और बैंक में भी होती है। फिक्स डिपॉजिट है, एफडी, वो भी होती है। अच्छा। उसके अलावा एलआईसी है, एलआईसी की बहुत सारी स्कीम होती है। फिर हेल्थ इंश्योरेंस है। जी। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस तो मेरा कहना है सबको कराना ही चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये आपको दो फायदा देगा। एक तो आपके बचत की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा, दूसरा कुछ अप्रिय घटना हो जाती है जी। उस केस में आपके जो घर का बजट है वो गड़बड़ नहीं होगा। अच्छा। और भी कई चीज़ें हैं, जैसे गोल्ड बॉन्ड होता है। अच्छा। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड होता है, इसमें वो मतलब सोने के बराबर होता है वो। अच्छा। वो है कागज बट वो सोने की तरह काम करता है। अच्छा। आप वो बैंक में पैसे दे करके आप जो भी उस मार्केट रेट है गोल्ड का, उस मार्केट रेट के हिसाब से, उस वजन के हिसाब से आप गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं। वो गोल्ड बॉन्ड जो है आपके लिए बिल्कुल गोल्ड की तरह काम करेगा, उसमें ब्याज भी मिलता है। और अच्छा, ऐसा ही क्या? और इसकी इनकम जो है वो इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है इससे आपको। अच्छा। और सुकन्या समृद्धि योजना है एक, अच्छा, गवर्नमेंट की, जी, जिसमें कन्या संतान के लिए आप बैंक में पैसे जमा करते हैं, उसमें ब्याज दर भी ज़्यादा है। अच्छा। और हो सके जैसे अगर आपके पास सेविंग ज़्यादा है तो आप ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए, जैसे मकान है या दुकान है, जिसमें किराया भी आता हो। अच्छा। हाँ, हाँ। तो किराया आएगा, किराए की इनकम होगी, प्लस जो प्रॉपर्टी है उसका अप्रिसिएशन भी होगा, उसकी मूल्य बढ़ेगी भी समय के साथ साथ। हाँ। तो वो एक आपको अच्छा सहारा कर देगा। अच्छा। और मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि जैसे ये सब के लिए डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत तो पड़ती होगी, तो मुख्य रूप से एक व्यक्ति के पास किस तरीके के और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना अनिवार्य है, मतलब दस्तावेज? बिल्कुल। तो आज के समय में सबसे ज़रूरी तो आधार कार्ड है। हाँ। आधार कार्ड में जो मेरा 10 साल का तजुर्बा है वो ये कहता है कि अक्सर लोगों का आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता। हाँ। आधार कार्ड में और पैन कार्ड में या कोई दूसरे डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग जो है वो फ़र्क होती है। बिल्कुल। जैसे किसी का नाम अगर उदाहरण के तौर पे लालचंद है तो लाल और चंद के बीच में स्पेस है। हाँ। एक में है, एक में नहीं है। जी बिल्कुल। जैसे किसी का नाम सुमित है, हाँ। तो किसी के में SUMEET है, हाँ। किसी के में SUMIT है। जी। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। जी। तो आप विशेष ध्यान रखें आपके सभी दस्तावेज में आपके नाम की स्पेलिंग एकदम सही हो, आधार कार्ड में आपका फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड हो, क्योंकि कई सारे काम आज की डेट में आधार OTP के माध्यम से होते हैं। ओके। अच्छा। तो आधार कार्ड एक हो गया, दूसरा हो गया वोटर ID कार्ड, हाँ। तीसरा हो गया आयुष्मान कार्ड, अच्छा, राशन कार्ड, जी, उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह अगर हाँ, आपको ड्राइविंग आती है तो ठीक है। जी। उसके अलावा फिर हो गया आपका जन्म प्रमाण पत्र, अच्छा, बर्थ सर्टिफिकेट, जी जी जी, और जाति प्रमाण पत्र, और मृत्यु प्रमाण पत्र। अगर घर में किसी की मृत्यु होती है तो उसका पंजीयन जरूर कराएं। जी बिल्कुल। तो ये सारे दस्तावेज आपको होने चाहिए। अच्छा। और कोशिश करें कि सब में नाम की स्पेलिंग सेम हो, हाँ। आपका डेट ऑफ बर्थ भी लिखा हो, जी, आपका फ़ोन नंबर आधार कार्ड में अटैच हो। अच्छा। अच्छा, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि अभी आधुनिक जो युग चल रहा है उसमें ठगी भी बहुत बढ़ गई है, तो उससे कैसे हम रोक सकते हैं? बैंक सहारा बैंक का नाम लेकर के लोग फ्रॉड कर रहे हैं आजकल बहुत। और पहले हमको लगता था कि ये बड़े शहरों में होता होगा, जी जी, लेकिन अब ये गाँव तक पहुँच चुका है। जी। तो इसमें आपको चौकन्ना रहना है थोड़ा सा। जी। और सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि आप लालच में ना आए। सही बात है। लालच में जैसे आप आ गए जी, तो उस दिन आप रिस्क में, एक्सपोजर टू रिस्क कहा जाता है इसको, बिल्कुल, तो आप रिस्क के प्रति एक्सपोज जाएंगे। और
कोशिश करिए कि आप 2 बैंक अकाउंट रखें जी। और 2 बैंक अकाउंट में जैसे एक में आपका फ़ोन नंबर जी जो फ़ोन जो आप यूज़ करते हैं उसमें आप रजिस्टर्ड यूपीआई, नंबर, हाँ हाँ। यूपीआई यूज़ करते हैं, आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, एटीएम कार्ड यूज़ करते हैं, तो और एक और दूसरा अकाउंट हो जिसमें सब कुछ भी ना हो। अच्छा तो जिसमें आप यूपीआई यूज़ करते हैं, नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, जी। इसमें बैलेंस कम से कम मेंटेन करिए, हाँ। 5,000 10,000 अपने ज़रूरत के हिसाब से। अच्छा बाकी जितने भी पैसे हैं आपके उसको दूसरे अकाउंट में रखिए अच्छा तो और कोशिश करिए कि अलग अलग जगह निवेश करें। जी जैसे अगर आप एफडी कर रहे हैं, आरडी कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट होता है, जी तो सबको एक जगह पैसे न डालें, जी। अलग अलग जगह डालें आप। तो रूपेश जी, आज आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारियों के साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दर्शकों, समय का इशारा हो चला है। महिला जगत कार्यक्रम के अगले अंक में नई जानकारियों के साथ एक बार फिर हम आप उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।